तमिलनाडु से शुरू हुआ भाषा विवाद का जो बवंडर था वो तमिलनाडु से निकलकर कर्नाटक पहुंचा, कर्नाटक से निकलकर महाराष्ट्र में पहुंचा और पिछले 15 दिन से लगातार सुर्खियां बनी हुई है। कभी मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो किसी रिक्शा वाले को पीटते हैं, कभी ऑटो वाले को पीटते हैं, कभी किसी चाट की दुकान वाले को पीटते हैं, कभी किसी और दुकानदार को पीटते हैं, लगातार कभी बैंक कर्मचारी के ऊपर हमला किया जाता है। तमाम तरीके से ये घटनाएं चल रही हैं, लेकिन यहां ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाषा संवाद का एक जरिया है। वो हिंदी भाषा में अगर आप समझ सकते हैं तो वो बढ़िया है, महाराष्ट्र में मराठी में अगर समझ सकते हैं वो बढ़िया है, तमिल में समझ सकते हैं तो वो बढ़िया है। देख, भाषा कोई भी मतलब छोटी नहीं है। भाषा का विवाद ऐसा नहीं है कि वहां जो बिहार और यूपी से लोग गए हुए हैं वो मराठी अस्मिता के खिलाफ जाकर इस तरीके की हिंदी भाषा बोल रहे हैं। अब वो हिंदी भाषा बोलनी जानते हैं तो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन देश के तमाम बड़े नेता, पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा हो, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मौन थे, लेकिन अब उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी बातों ही बातों में संवाद मतलब एक संदेश दिया है छोटा सा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कि भाषा कोई भी हो, भाषा में प्रेम होना चाहिए, उनके शब्दों में जो संदेश छिपा है वो संदेश जाना चाहिए। दरअसल अभी राज्यसभा के लिए नामित किया गया है मशहूर वकील उज्जवल निकम को। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जवल निकम को फोन किया और फोन करने के बाद पूछा कि आप हिंदी में बात करना पसंद करेंगे और महाराष्ट्र में बात करना पसंद करेंगे। वो क्या वार्तालाप हुई वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि उज्जवल निकम आखिर हैं कौन। पेशे से ये एक वकील है, बहुत हाई प्रोफाइल केस इन्होंने लड़े हैं। 1993 का मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट था। निकम ने इस मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में काम किया। 12 आरोपियों को मृत्युदंड और 100 को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका उज्जवल निकम ने निभाई है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में निकम ने अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा लड़ा, उसे फांसी की सजा दिलवाई। कसाब को नवंबर 2012 में पुणे की यरवादा जेल में फांसी दी गई। इस केस ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई थी। आगे अगर बात करें तो आगे भी इन्होंने प्रमोद महाजन 2006 में निकम ने इस मामले में अभियोजक के रूप में प्रवीण महाजन को सजा दिलवाई थी। और भी तमाम इन्होंने केस, हाई प्रोफाइल केस लड़े हैं, जैसे गुलशन कुमार हत्याकांड, टी सीरीज के संस्थापक की हत्या के मामले में निकम ने सरकारी पक्ष की पैरवी की थी। खैर लांजी हत्याकांड में भंडारा जिले में एक दलित परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में निकम ने अभियोजन का नेतृत्व किया था। तो तमाम ये बड़े केस लड़ चुके हैं। शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार में भी इन्होंने केस लड़ा था। कोपर्डी बलात्कार हत्या 2016, इन मामलों में भी निकम ने दोषियों को सजा दिलवाई है। अब अगर बात करें इसके एवज में इन्हें सम्मान भी बहुत मिले हैं, पुरस्कार भी बहुत मिले हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा था 2016 में, जो भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान के रूप में जिसे गिना जाता है। उलंदकर पुरस्कार 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने। 17 में स्वतंत्रता सेनानी उंधलकर पुरस्कार इन्हें दिया था। प्रमोद महाजन स्मृति पुरस्कार 2015 में दिया गया और 26/11 के बाद Z+ सुरक्षा भी इन्हें प्रदान की गई। अब ये इतने मतलब लोकसभा में भी बीजेपी के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार से 16,000 वोटों से ये हार गए थे, तो तमाम पुरस्कार, सुरक्षा, सम्मान इन्हें इस देश की तरफ से मिला है। अब वहां तो ये हार गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इनके ऊपर विश्वास जताया गया और इन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। एक बार सुनिए क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मशहूर वकील उज्जवल निकम के बीच। पहली बार हमें मिले थे लोकसभा के कैंपेन में, तब उन्होंने जो विश्वास मेरे खांधे पर हाथ रख के जताया था, उससे बहुत मैं भावुक हुआ था। और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8:44 के टेलीफोन आया था और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्जवल जी मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ। मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले। मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा, उज्जवल जी राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम
राष्ट्रपति महोदय का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और उसका फल इतना इमीडिएट हुआ। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्तिशः आभारी हूँ, क्योंकि जो लोकसभा में मेरा डिफीट भी हुआ था उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि उज्जवल जी, लाइफ में तो ऐसे होता है, लेकिन मैं वो भूल भी गया था क्योंकि मैं तो केसेस मेरी चला रहा था। क्योंकि जो आज तक शुरुआत से ही मैंने जो प्रैक्टिस की है तो हमेशा आरोपी के खिलाफ ही प्रैक्टिस की है और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूँ। और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था। और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी। तो एक मराठी नेता से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, उसके बाद पहले मराठी में बात की, फिर हिंदी में बात की। अब यह दिखाता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाव आपको समझ में आना चाहिए। यह साफ संदेश है कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके से भाषा विवाद नहीं उत्पन्न कर सकते। देश के दो राज्यों को अलग अलग तरीके से नहीं बांट सकते सिर्फ एक बीएमसी के चुनाव के लिए। अब अगर आप इस विवाद की थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चलें, पीछे चलें, तो सबसे पहले यह विवाद तमिलनाडु से शुरू हुआ था, जहां हिंदी बनाम कन्नड़ कर्नाटक में हुआ, तमिलनाडु में हिंदी बनाम तमिल हुआ। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के, कर्नाटक के नेताओं को आईना दिखाने का काम किया था। वहीं तमिलनाडु में भरे मंच पर उन्होंने कहा था कि तमिल भाषा को अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के तक पहुंचाने का, बिहार जैसे राज्य तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो यही सरकार है। इसी सरकार ने तमिल संगमम नाम से एक कार्यक्रम चलाया जो हर साल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में करवाया जाता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर भी आते हैं। इस चीज का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। मतलब प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं कि तमिल जो भाषा है, तमिल भाषा की जो गौरव है, उसकी जो शैली है, उसे उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी, हिंदी पट्टी के लोग भी समझें कि तमिल भाषा कितनी पुरानी है। अच्छा, यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि जो मराठी भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो हिंदी भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक तरीके से कहें कि उत्पत्ति, जननी अगर इन भाषाओं की कहीं से है तो वो देवनागरी लिपि से ही, इन सारी भाषाओं की देवनागरी लिपि ही जननी है। उसके बावजूद भी इस तरीके का, मतलब सिर्फ एक बीएमसी का चुनाव जीतने के लिए अगर आप इस तरीके के घटिया शब्दों का, इस तरीके की घटिया हरकतों का इस्तेमाल करते हैं, तो महाराष्ट्र का वोटर भी इस बात को समझता है, देश की जनता भी इस बात को समझती है और वो मौके पर, अभी तो आप कर लेंगे जो कुछ आपको करना है, लेकिन मौके पर वो लोग जवाब आपको जरूर देंगे। और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को यह बात ध्यान रखनी चाहिए। बाकी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है, जो हिंदी भाषा का अपमान कर रहे हैं या फिर हिंदी भाषा को बोलने वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो संदेश पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।